तो स्ट्रक्चर का यूज क्यों करेंगे वो पहले समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर का यूज क्यों करेंगे, जैसे कि फंक्शन का हम लोग यूज कर रहे थे, एक बार फंक्शन के अंदर अगर हम प्रोग्राम कर रहे थे तो प्रोग्राम को बार बार हम यूज कर सकते हैं। जब मेरा रिक्वायरमेंट में आएगा उसको हम कॉल कर रहे हैं, ये था फंक्शन का एक्चुअल हम लोग का रिक्वायरमेंट। प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस हम नहीं कर रहे थे, सिर्फ जो प्रोग्राम सीखे हैं वो एक नाम के अंदर हो रहा था, एक फंक्शन के अंदर में हो रहा था। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो डेटा का डिक्लेरेशन पार्ट है, क्योंकि स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर मेंटेन होता है, इसीलिए इसका जो अपर लेवल है उसका अलग एक सब्जेक्ट या डेटा स्ट्रक्चर बोल। तो सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर टफ है, डेटा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, बहुत जन के पास ऐसा हम सुने हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में टफ होने का कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में भी तो हम प्रोग्राम कुछ नहीं करेंगे, प्रोग्राम जो करेंगे वो लूप के थ्रू, एरे के थ्रू करेंगे। अगर तुम्हारे पास लूप एंड एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो डेटा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगा, पॉइंटर में प्रॉब्लम आएगा, इसके बाद जितना भी टॉपिक्स आएगा उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो प्रॉब्लम इस डेटा स्ट्रक्चर में या पॉइंटर में नहीं होता है, प्रॉब्लम पहले से रहता है वो एरे को समझने में या लूप को समझने में, इसीलिए वो डेटा स्ट्रक्चर टफ हो जाता है, क्योंकि उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर का यूज ही नहीं होगा। तो अभी जो जो एग्जांपल्स प्रोग्राम मेरे स्क्रीन में है ये डेटा स्ट्रक्चर का एक बेसिक प्रोग्राम है। यहाँ पर हम डेटा को एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर डेटा को एक्सेप्ट कैसे करेंगे ना, ऊपर में देखो एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के नाम से, STU हम नाम दिए हैं। मेरा जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का मेरा नाम दिया हुआ है STU स्टूडेंट, जिसके अंडर में हम जो डिक्लेरेशन किए हैं वो है कैर में n, नेम लेने के लिए हम n लिए हैं, और रोल एंड मार्क्स को एक्सेप्ट करने के लिए रोल एंड मार्क्स इंटीजर में दिया हुआ है। सेमीकोलन देके, सेमीकोलन कहां पर होता है, यहाँ पर स्टेटमेंट खत्म होता है। तो स्ट्रक्चर का जो एक्टिविटीज है, स्ट्रक्चर का जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर मेरा खत्म हो जाता है, इसलिए वहां पर सेमीकोलन दिया हुआ है। नीचे मेन फंक्शन में हम क्या किए हैं, STUR1। तो STU क्या है एक्चुअली, यहाँ पर STU यहाँ पर क्या है ना, STU मेरा बनाया हुआ स्ट्रक्चर का नाम है। R1 क्या है, R1 मेरा दिया हुआ नाम है, जहां पर हम रिकॉर्ड 1 को रखना चाहते हैं, हम ABCD भी दे सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, मान लो नॉर्मली स्ट्रक्चर के पहले हम प्रोग्राम कैसे किए थे, इंट हम तीनों डेटा यूजर से एक्सेप्ट करना है, तो तीनों डेटा के लिए हम जगह लिए थे A, B, C। तो A क्या मतलब मेरा ये जो तीन डेटा डिक्लेरेशन हुआ है ABC, मेरा मेमोरी में तीन जगह क्रिएट हुआ है ABC के नाम से, इसका क्राइटेरिया क्या है, इंट, मतलब ये सिर्फ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा एक्सेप्ट कर सकेगा। मतलब इंटीजर डेटा टाइप का जो भी बिहेवियर होता है, उसका जो भी एक्टिविटीज होता है वो तुम्हारा तीनों में आ गया, ए में भी आ गया, बी में भी आ गया, सी में भी आ गया। ऐसा नहीं है ए में आया बी सी में नहीं आया, ऐसा नहीं है। इस रूम के अंदर में जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी क्लास करने के लिए बैठेगा, वो इस क्लासरूम में जो भी है, जो भी दिया जाएगा सब उसको मिलेगा, मतलब वो क्लास का एक हिस्सा बन चुका है। तो इंट ABC का मतलब है इंट का जो भी एक्टिविटीज है, इंट का जितना भी क्रिएटिविटीज है सब ABC तीनों में आ गया। लेकिन इंट मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है, इंट तो बाय डिफॉल्ट एक डिक्लेरेशन का पार्ट है, डेटा टाइप है, जो जावा में, सी में, C++ में हर जगह पे हम लोगों को यूज करना पड़ता है। यहाँ पर हम जिसको यूज किए वो है STU जो स्ट्रक्चर है वो मेरा किया हुआ है, मेरा बनाया हुआ है। STUR1 का मतलब क्या है, STU में जितना कुछ भी है स्ट्रक्चर, जितना कुछ भी फैसिलिटीज, जितना कुछ भी एक्सेप्ट करने का क्राइटेरिया STU में है सब R1 में आ गया। अगर हम यहाँ पर और एक तो कर देंगे, मान लो रिकॉर्ड 2, दो तो रिकॉर्ड रखना है तो R2 के नाम से आ गया, मुझे और भी रखना है तो R3 के नाम से रख हम ABC भी लिख सकते थे इसमें काफी सेम टू सेम। तो STU का जितना भी फीचर्स है, जो भी क्राइटेरिया है, वो तुम्हारा R1, R2, R3 तीनों वेरिएबल में आ गया, सेम टू सेम, जिस तरह से हम इंट देके बाद कैर देके या फ्लोट देके करते हैं सेम टू सेम। तो फिलहाल मेरा एक ही डेटा यूजर से एक्सेप्ट किया हुआ है। हम क्या लिखे हैं, इंटर नेम, तो इंटर नेम तो स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है, जिसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, गेट्स। तो हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं, मान लो यहाँ पर n रहता तो हम लिखते गेट्स n, तो यहाँ पर हम लिखे R1.n। क्यों R1.n, अगर तुम इस R1 को नहीं लिखोगे, R1 को अगर नहीं लिखोगे, तुम गेट्स कर रहे हो n में, तो उसको n तो मिलेगा नहीं। n बोल के तुम्हारा जो प्रोग्रामिंग है, तुम्हारा प्रोग्रामिंग मतलब मेन फंक्शन, तुम्हारा प्रोग्रामिंग मतलब तुम्हारा अपना एरिया, तुम्हारा अपना एरिया मींस मेन फंक्शन, जहां से तुम्हारा प्रोग्राम शुरू होता है। तुम यूजर का दिया हुआ नाम n में रखना चाहते हो, n बोल के वेरिएबल में, तो तुम्हारा प्रोग्रामिंग में किसी भी जगह पे n बोल के वेरिएबल है, उसको तो मिलेगा नहीं। हम तुम्हें एक जगह पे बोलेंगे इसको रख दो,
बैग में रखो, तुम्हारे पास तो बैग होना चाहिए, तुम कहाँ पर रखो? अगर तुम्हारे पास बैग नहीं है तो तुम्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा मुझे, ये तुम मेरे वाला बैग में रख दो, तब तुम्हें समझ में आएगा अच्छा मेरे पास तो बैग नहीं है लेकिन सर के पास बैग है, उस बैग में रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं, हम कंपाइल कर रहे हैं तो एरर देगा। कहाँ पर एरर दे रहा है? वो गेट सेल में देखो एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है? अनडिफाइंड सिंबल है, मेन समझ में नहीं आ रहा है उसको। अब तुम क्वेश्चन कर सकते हो सर एन तो आपका मेन प्रोग्राम में नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर में तो है ऊपर में, वो तुम्हारा स्क्रीन सेम है लेकिन वो पड़ोसी का घर है, वहां पर रखने का परमिशन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, मेरे जो बैग यहाँ पर टेबल में लैपटॉप का रखा हुआ है, अगर हम परमिशन देंगे तो उसको यूज कर सकोगे। हम किसी को अगर बोले हैं जाओ लैपटॉप लेके आओ, या वहां से पर देखो तो बैग है ब्लैक का, उस वहां पर मेरा लैपटॉप निकालो, अगर हम किसी को बोलेंगे तब वो यूज कर सकेगा, नहीं तो कौन हाथ देगा? पॉसिबल नहीं है। तो ये तो अलग है टोटली, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। आप मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं वही वाला तुम्हें लेना है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे r1.n। r1.n मतलब r1 में क्या है? स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में क्या है? स्ट्रक्चर का जितना भी क्राइटेरिया ऊपर में हम डिक्लेरेशन में दिए हैं सब कुछ है, तो r1 से उसको n मिल गया। सेम टू सेम हम बोले एंटर रोल नंबर, तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं? एड्रेस ऑपरेटर का काम तो हम जानते हैं, एड्रेस रोल लिखते हैं, एड्रेस में पहुंच जाता है। यहाँ पर क्या लिखे हैं? r1.roll। सेम टू सेम हम लिखे हैं एंटर मार्क्स, कहां पर गया? r1.marks। और ये जो उसके बाद में जो प्रोग्राम है इसका मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम लिख के रखे हैं जस्ट आउटपुट देने के लिए, जहां मुझे तो देखना पड़ेगा जो हम डेटा को एक्सेप्ट किए हैं यूजर के पास से वो अवेलेबल हो रहा है या नहीं, स्क्रीन में आ रहा है या नहीं। ये तो सिर्फ डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा, मुझे तो स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आज ये फर्स्ट क्लास है स्ट्रक्चर का, इसीलिए उसको दिखाने के लिए आउटपुट सेम प्रोसेस में हम लिखे हैं। तो इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं, इंटर नेम हम यहाँ पर दिए राजा, रोल नंबर हम दिए 12, इंटर मार्क्स हम दिए 678, तो वही डेटा मेरे पास उठ के आएगा नेम रोल एंड मार्क्स के अगेंस्ट में जो हम यूजर से एक्सेप्ट किए हैं। अब सवाल उठेगा तुम्हारा मन में, जे ये स्ट्रक्चर करके नेम रोल मार्क्स एक्सेप्ट करने का मेरा फायदा क्या हुआ? हम तो नॉर्मली भी डेटा को एक्सेप्ट कर सकते थे जैसे पहले भी हम लोग किए हैं, ये तो कोई नया प्रोग्राम नहीं सीख रहे हैं, ये तो ऑलरेडी जो जिस दिन से हम लोग क्लास शुरू किए हैं उसी दिन का प्रोग्राम है, हम वापस उस जगह पे आ गए हैं वापस। तो क्या रिक्वायरमेंट है ना? रिक्वायरमेंट कुछ देर पहले भी हम बता रहे थे, तुम्हें हम वापस बता रहे हैं। ये स्ट्रक्चर एसटीयू बोल के जो मेरा बनाया हुआ है वो 3 प्लेस में आ चुका है, r1 r2 r3, इसका 3 लोकेशंस क्रिएट हो चुका है। हम वापस यूजर से डेटा ले सकेंगे जो रहेगा मेरा r2.roll में, r2.name में, r2.marks में। हम इसी में मॉडिफाई करते हैं, नहीं तो वापस अगर इसको लिखने के लिए जाएंगे तो और भी स्पेस जाएगा और तुम लोगों को भी जब कॉपी में लिखना होगा वो लिखना बढ़ जाएगा, इसीलिए हम इसको वापस और एक बार नहीं लिख के हम इसको कहां पर रखते हैं तुम लोगों को जस्ट समझाने के लिए, नेक्स्ट नेम यूजर का दिया हुआ नेम हम r2 लोकेशन में रखेंगे। r2 में भी तो वही है जो r1 में था, तो r1 में क्या गया? एक तो नेम चला गया राजा का, अब r2 में जाएगा दूसरा किसी का नाम, r3 में जाएगा तीसरा किसी का नाम, सेम स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके। तो यहाँ पर r2 में चला गया नेम, r2.roll में चला गया उसका रोल नंबर, r2.marks में चला गया उसका मार्क्स। जब डिस्प्ले होगा तो वो r2 से ही आएगा, जब डिस्प्ले होगा वो r2 से ही आएगा, नेम रोल मार्क्स जो भी है, जो भी यूजर का दिया हुआ है वो भी r2 से आएगा। तो वापस इसको हम रन करते हैं, इस बार हम इसका नाम देते हैं सुमित, रोल नंबर दे देते हैं 40, मार्क्स देते हैं 368, तो वही तुम्हारे पास आउटपुट में आएगा। लेकिन मेरा यहाँ पर आउटपुट देखना तो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मेरा मकसद नहीं है। हम लोग यहाँ पर समझ गए हैं वो क्या है, स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है मेरा स्टूडेंट्स नाम से, एसटीयू नाम से, वो एसटीयू मेरा r1 r2 r3 तीनों के लिए एप्लीकेबल हो गया, और इसी के लिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे। नहीं तो मुझे अलग वेरिएबल लेना पड़ता, तो राजा का नेम रखेंगे स्टोर करेंगे एक वेरिएबल, सुमित का नेम स्टोर रखेंगे उसके लिए और एक वेरिएबल। अब तुम्हारे पास मान लो 100 डेटा है, 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड तुम्हें मेंटेन करना है, स्टोर करना है, तो 100 वेरिएबल सिर्फ नेम के लिए, 100 वेरिएबल उसका रोल के लिए,
100 वेरिएबल उसका मार्क्स को स्टोर करने के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है। 100 स्टूडेंट्स के लिए 100 वेरिएबल का रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो 100 ही रिक्वायरमेंट है, 100 ओनली 100। उसी 100 में तुम्हारा तीनों चला जाएगा, एक एक में एक एक करके तीनों करके चला जाएगा। मतलब 300 की जगह पे क्या हो गया मेरा, कितना वेरिएबल में काम चला गया, 100। मेरे पास अगर जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, R1 R2 R3, इसीलिए हम ABC नहीं करके नाम को इस तरह से लिखे हैं तुम लोगों को समझाने के लिए। R1 R2 R3 करके मेरा यहाँ पर 3 रिकॉर्ड रखने का कैपेसिटीज है अभी। इस तरह से R4 R5 R6 करके हम 100 तक चले जाएंगे। कैपेसिटी कितना हो गया मेरा, 100 स्टूडेंट्स का डेटा रख सकेंगे। लेकिन वो भी हम करेंगे नहीं, जब हम एरे स्ट्रक्चर में घुसेंगे वो भी शॉर्ट हो जाएगा। अभी जस्ट आज का क्लास के बेस में हम बोल रहे हैं, अभी के लिए अगर हम बोलेंगे तो मेरा अगर 100 वेरिएबल्स यहाँ पर रहेगा, अब उस स्ट्रक्चर में तुम्हारा और भी रह सकता है, कैरेक्टर में, नेम, इंटीजर में, रोल जैसे है उसी तरह तुम्हारा पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स, उसका एवरेज हो सकता है। लेकिन फिर भी मुझे जब डिक्लेयर करेंगे मेन प्रोग्राम में, तब तो R1 R2 R3 करके 100 ही लेना है, क्योंकि वो जो पांचों या 10 तो वेरिएबल्स है वो तो उसके अंदर में चला जाएगा, तब वो तो लेना नहीं है, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास मान लो 5 वेरिएबल का रिक्वायरमेंट है, मतलब 500 डेटा, वो तो 100 में कन्वर्ट हो चुका है। 400 डेटा तो मेरा 400 वेरिएबल का रिक्वायरमेंट तो कम हो चुका है स्ट्रक्चर के लिए। तो कितना बड़ा फैसिलिटीज है। अब ये एरे के अंदर जाएगा, एरे के अंदर जाएगा मतलब वो लूप में काम करेगा रिपीटेडली। 100 के लिए हम 100 बार अगर लिखना चाहेंगे तो तुम लोग तो भाग जाओगे, ऐसे भी सब तक क्लास में स्टूडेंट्स कम रहता है। अब तुम सोचो, अब एक मिनिमम एक स्कूल का प्रोजेक्ट तुम्हें मिलेगा, मिनिमम मिनिमम सबसे लोएस्ट, अगर एक स्कूल का प्रोजेक्ट तुम्हें मिलेगा तो उसमें भी तुम्हारा 2000 स्टूडेंट्स होगा। अब बोलो तुम कहाँ जाओगे, भाग के। मिनिमम 2000 रिकॉर्ड देके तुम्हें तो काम करना ही है, तो ऑब्वियसली हम करेंगे नहीं, हम 100 भी नहीं करेंगे, 2000 भी नहीं करेंगे, वो तो लूप के अंदर में होगा। इसीलिए हम इसको रिपीटेडली लिखे नहीं हो, ठीक है ना। अब जो डेटा को डिक्लेयर किए थे यहाँ पर हम STU के नाम से, STU R1 R2 R3, ये हम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करके ऊपर में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ऊपर में ये सेमीकोलन दिया हुआ है ना, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के बाद जो सेमीकोलन दिया हुआ है वहां पर भी हम लिख सकते हैं R1, R2, R3, ये भी एक प्रोसेस है। उसके बाद सेमीकोलन होता है, मतलब तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर है हम यहाँ पर वही तो मेंशन किए थे, STU स्पेस R1 R2 R3, वही हम मेंशन किए थे, वो मेंशन हम यहाँ पर भी स्ट्रक्चर के थ्रू कर सकते हैं, R1 R2 R3 तुम्हारा वहां पर उसको डिक्लेयर करने के लिए। काम तुम्हारा सेम होगा, कोई काम तुम्हारा सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें डेटा को डिक्लेरेशन करना मस्ट है जब हम एरे में करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट आज हम डिक्लेयर मतलब डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम समझाना चाह रहे थे स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर का प्रोग्राम लिखा जाता है, कैसे स्ट्रक्चर में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है और उसका आउटपुट देखा जाता है। कुछ भी इसमें कुछ तुम्हारा डाउट्स है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, क्लियर।